हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये क्लास यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर साइंस विज्ञान विषय की है। और विज्ञान विषय के अंतर्गत मित्रों हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ लिया है। एक प्लेलिस्ट बनी होगी चैनल पे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस ऑनलाइन क्लास के नाम से, जिसमें आपको इकाई 1, 2, 3, 4 से संबंधित क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 5 में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हम लोगों ने गति क्या होता है, गति के नियम, गति के समीकरण, गति के प्रकार, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और हम लोगों ने बल के बारे में भी पढ़ा है। बल के प्रकार में हम लोगों ने पेशीय बल को भी पिछली क्लास में पढ़ा था और गुरुत्वीय चुंबकीय बल को भी पढ़ लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग गुरुत्वीय बल को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी, आप टेलीग्राम पे आपको सूचना दी जाएगी। और एग्ज़ाम के समय पे आपको विज्ञान विषय के फ्री नोट्स, मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम भी पक्षी बने मस्त उड़े मस्त गगन में। एक गाना आपने सुना होगा, हम भी पंछी बने मस्त उड़े मस्त गगन में, लेकिन हम लोग उड़ नहीं सकते। हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। पृथ्वी हम पर बल लगाती है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर चिपके रहते हैं, पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो उसी बल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है वस्तुओं पे, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस संसार में हर एक वस्तु जिसके पास की द्रव्यमान है, मास है, वह दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण जो पाया जाता है पृथ्वी पर, यह किसके कारण पाया जाता है? द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। यानी हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैं अगर आपके सामने बात करूं कि ये मान लीजिए मून है, चंद्रमा है, और ये आपका मंगल ग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। अगर आपको चंद्रमा पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो आप चंद्रमा पे ठहरे रहेंगे, यानी चंद्रमा से जुड़े रहेंगे। मंगल पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो मंगल पे भी आप चले जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे। और पृथ्वी पर भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। पृथ्वी पर भी बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। ये उड़ते क्यों नहीं हैं? पृथ्वी से जुड़ के क्यों रहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना द्रव्यमान है, मंगल ग्रह के पास भी अपना द्रव्यमान है, और चंद्रमा के पास भी अपना द्रव्यमान है, जिसके कारण पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल ग्रह हो, संसार में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और अपने से जोड़े रखती हैं। चलिए, हमारी जो पृथ्वी है
दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। क्या करती है? दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्योंकि उसके पास द्रव्यमान होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर फेंकिएगा, वो वस्तु वापस आके पृथ्वी पे ही गिर जाती है। क्यों वापस आके पृथ्वी पे ही गिर जाती है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपने तरफ वापस खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि उसके पास द्रव्यमान होता है, तो इसलिए उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो विज्ञान विषय का पेपर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो आप कम समय में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बड़ी स्पीड के साथ लिख पाएंगे, ठीक ना। वो बोलते हैं ना कि जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतना जल्दी आप प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो वही वाला चीज़ होगा। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है, पृथ्वी किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाती है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, ये चीज़ डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद क्या है? जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा, अर्थात यफ अनुक्रमानुपाती यम। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, और अगर द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी घट जाएगा। ये चीज़ है। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पिंड 1 है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है। क्या है? ये कोई वस्तु है, और इसे पिंड 2 मान लेते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान हम यम1 मान लेते हैं, और ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान हम लोग यम2 मान लेते हैं। तो अब जो पृथ्वी, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये कैसा बल होता है? ये सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है आपका। तो ये वस्तु को केंद्र की तरफ सीधे खींचता है। क्या करता है? पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ केंद्र की दिशा में खींचता है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। तो अतः यफ अनुक्रमानुपाती यम1, यफ अनुक्रमानुपाती यम2। तो हम पहला समीकरण इस आधार पे लिख सकते हैं, यफ अनुक्रमानुपाती यम1 m2। ठीक, ये चीज़ देखिए। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि एक न्यूटन महोदय थे। कौन थे? एक न्यूटन महोदय थे। और ये न्यूटन महोदय जो थे, ये 1687 में एक नियम प्रतिपादित करते हैं। क्या करते हैं? 1687 में एक नियम प्रतिपादित करते हैं, एक नियम प्रतिपादित करते हैं, जिस नियम को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी कि एक पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन महोदय कुछ कर रहे थे, और उस पेड़ से एक सेब गिरता है, उस पेड़ से एक सेब गिरता है नीचे की ओर, जिससे वो ये पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी हर एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करती है। और इसी के साथ जो न्यूटन महोदय थे, उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताया। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताया। क्या बताया? बल का मान बताया। और इसे ही क्या कहते हैं?
इसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसी को हम देख रहे हैं। तो इसी चीज को हम देख रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि जो एक पिंड है वो हमारी पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m1 है, और एक दूसरी पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है। तो जो हमारी पृथ्वी है ये इस वस्तु को अपने केंद्र की दिशा में खींचने का प्रयास करती है, आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो यानी इन दोनों वस्तुओं के मध्य में एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, और ये जो बल है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। तो इस आधार पर एक समीकरण हम बनाते हैं F अनुक्रमानुपाती m1 m2। अब चलिए इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा जो न्यूटन महोदय थे वो एक चीज़ और करते हैं कि जैसे दो पिंड हैं, ये दो पिंड हैं, इनकी दूरी क्या है? r है। अगर ये इनकी दूरी को बढ़ा देते हैं, 2r कर देते हैं, तो बल क्या हो जाता है? 4 गुना कम हो जाता है। अगर ये इनकी दूरी को 3r कर देते हैं और बढ़ा देते हैं तो बल 9 गुना कम हो जाता है। अगर इनकी दूरी को वो 4r कर देते हैं तो बल 14 गुना कम हो जाता है। तो यानी दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितना दूरी आप बढ़ाएंगे उतना ही उसके 2 गुना बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी आप 2 बढ़ा रहे हैं तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी आप 3 मीटर बढ़ा रहे हैं तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। इस प्रकार से तो एक समीकरण यहाँ से हम और बना पाते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए, और समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 हमने क्या किया था? F अनुक्रमानुपाती m1 m2, और समीकरण 2 क्या था? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इसके बटा में आ जाएगा r²। और अब आपको पता होगा कि जब भी ये प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह पे एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया है तो जिसके जगह पे एक नियतांक g आया है, तो यहाँ पे F बराबर g m1 m2 बटा r², और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जो आपका फार्मूला है वो आपका यही है। अब यहाँ पे g जो है, ये जो g आप देख रहे हैं, ये g क्या है? यहाँ पर ये जो g है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए सभी स्थानों पर समान होता है। इसका मान 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है, और इसका मान नियत रहता है। g को सार्वत्रिक स्थिरांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान किसी मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। हवा हो, तापमान हो, सब जगह इसका मान एक ही रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। एक कैवेंडिश महोदय थे जिन्होंने 1798 में एक प्रयोग किया था, और उसी के आधार पर जो g का मान है वो उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया? दो पिंड लिया, और दो पिंड लिया तो एक पिंड का द्रव्यमान 1 kg था, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 kg था, और उनके बीच की जो दूरी थी वो 1 मीटर थी। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का सूत्र है F बराबर g m1 m2 बटा r²। तो F बराबर g m1 m2 1 है तो 1 गुणित 1 और r² यानी 1 का स्क्वायर। तो
F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F बराबर G। तो यानी कि जो G है वो सभी जगह पे समान रहता है, ये कहने का अर्थ है। तो इसके आगे क्या चीज़ है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है, यहाँ पे आप उस लिख लीजिएगा, उस बल के बराबर होता है जब पिंड पर द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो। यानी द्रव्यमान एकांक हो, एक हो, और उनके बीच की दूरी भी एक हो। क्या हो, इनके बीच की दूरी भी एक हो। दो एकांक द्रव्यमान के पिंड जो कि एक दूसरे से एकांक दूरी पे रखे गए हों, एक दूरी पे रखे गए हों, इनके बीच लगने वाले बल के मान को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा है कि दो ऐसे पिंड हैं जो एकांक द्रव्यमान रखते हैं और एक दूसरे से एकांक दूरी पर भी स्थित हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। ठीक, ये चीज़ है। अब चलिए, जो न्यूटन महोदय ने ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, उसका महत्व क्या है इस नियम का। तो इस नियम का महत्व ये है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला ये बल है। आप कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद न होता तो हम लोग उड़ रहे होते। मैंने एक गाना आपको स्टार्टिंग में सुनाया था ना कि पंछी बने मस्त उड़े मस्त गगन में, तो हम लोग उड़ रहे होते। तो पृथ्वी से हम लोग बंधे हुए हैं यानी जुड़े हुए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति कर रही है तो इसीलिए कर रही है क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है और उसी कारण वो चंद्रमा को अपने से जुड़े हुए रखी हुई है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं तो सूर्य के पास बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होता है, इसलिए उसके पास बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। तो इसीलिए जितने भी ग्रह हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। समुद्र में जो आप ज्वार भाटा देखते हैं कि कभी लहरें ऊपर आती हैं कभी लहरें नीचे जाती हैं, तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो पाता है। चंद्रमा और सूर्य जो गति करती हैं तो उसके कारण समुद्र की जो लहरें होती हैं उसमें कभी उफान कभी गिराव, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक टॉपिक है मुक्त पतन। मुक्त पतन को इंग्लिश में फ्री फॉल बोलते हैं। ये क्या है मुक्त पतन, हम देखते हैं। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना या गति करना मुक्त पतन कहलाता है। इसे एक विमीय गति भी कहते हैं, हवा भी न रोके। देखिए, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है और ये पृथ्वी की तरफ गिर रही है। ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है। और जब ये गिर रही है तो इसको कोई भी नहीं रोक रहा है, इसको हवा भी नहीं रोक रही है, हवा भी नहीं रोक रही है। तो इस प्रकार का जो पतन है, जो गति है, उसको मुक्त पतन बोलते हैं, जब कोई भी माध्यम उसको न रोके। आप अपने हाथ में पेन लीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा, वो दिखेगा, उसको कोई भी माध्यम नहीं रोकेगा, वो डायरेक्ट जमीन पे जाके गिर जाएगी। तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति या मुक्त पतन, फ्री फॉल बोला जाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो दिशा होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। वस्तु के गति की जो दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, क्योंकि यह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है। लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। ठीक, कि वेग वस्तु कभी जल्दी से गिर गई, कभी थोड़ा धीरे गिरी, तो उसका जो वेग का परिमाण होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय बल के अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं। तो गिरती हुई वस्तु के गति में जब परिवर्तन होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये कोई वस्तु है और ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिर रही है, और इसके गिरने के दौरान इसके गति में कभी बढ़ाव आ रहा है या कभी घटाव आ रहा है। अधिकतर तो बढ़ेगी ही, जैसे जैसे गिरेगी, जैसे जैसे पास जाएगी, उसकी गति क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो ये जो गति में परिवर्तन होता है गिरती हुई वस्तु के, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को त्वरित गति बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं। चूंकि जो वस्तु होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही होती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी की तरफ गिर रही होती है, तो इसलिए इस अवस्था में इस प्रकार के त्वरण को, इस प्रकार के गति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा भी आप देख सकते हैं। इसका जो परिभाषा है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है और वो चूंकि इसलिए गिर रही है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गिर रही है और उस वस्तु के गिरने के दौरान एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो इस त्वरण को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वस्तु गिर रही है। ठीक, ये चीज़ है। और गुरुत्वीय त्वरण को ये स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसकी जो दिशा होती है वो सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी वस्तु गिर रही है तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही गिरेगी, बीचों बीच। ठीक, ये चीज़ है। समुद्र की सतह पर ये जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर न्यूमेरिकल में स्ट्रिक्टली न बोला गया हो कि जी का मान आप 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखिए, तो आप इस जी का मान 10 भी रख सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल जो होता है वो आसान हो जाता है। ऊंचाई व गहराई के साथ इसके मान में परिवर्तन होता है, यानी ये जो जी का मान हमने आपको बताया है यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये समुद्र के सतह पे जी का मान है। समुद्र से अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समुद्र की गहराई में भी आप जाएंगे तो भी ये जो स्मॉल जी है इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान 6.6734 गुणित 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान समुद्र की सतह पर अलग होता है, समुद्र से ऊंचाई पर अलग होता है, वह समुद्र से गहराई पर भी अलग होता है, लेकिन जबकि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव स्थिर होता है कहीं भी किसी भी जगह। तो ये अंतर है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जबकि गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर / केजी स्क्वायर होता है। तो मात्रक में भी फर्क है, आपको मात्रक याद करना है। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में जो वस्तु के वेग की दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, और वेग भी चूंकि क्या होती है, सदिश राशि है, इसलिए आपका गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश राशि है, इसके पास भी दिशा होता है। जबकि गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है इसके पास दिशा नहीं होता है, तो ये अदिश राशि होती है, ये भी एक अंतर है। चलिए अगला जो टॉपिक है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का ध्रुव है, पोलर एक्सिस है, ये पृथ्वी का ध्रुव है, क्या है, ये पृथ्वी का ध्रुव है, और ये पृथ्वी की विषुवत रेखा है, क्या है, ये पृथ्वी की विषुवत रेखा है। तो आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों से विषुवत ओर की जाने पर, ये जो ध्रुव देख रहे हैं विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है पृथ्वी की जो त्रिज्या है। तो इसीलिए जो ये जी का मान है ध्रुवों पे अधिक रहेगा, ध्रुवों पे अधिक रहेगा, और विषुवत रेखा पे जी का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, और ध्रुवों पे अधिक रहेगा। ये जो ध्रुव हैं यहाँ पे अधिक रहेगा, लेकिन विषुवत रेखा पे कम रहेगा। तो जो जी को प्रभावित करते हैं पृथ्वी के ध्रुव विषुवत रेखा ये प्रभावित करते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या है, अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी पृथ्वी के सतह पर
इसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं कि नहीं बदलता है, वही 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जो वस्तु दूर जाएगी, पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल g के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण निकालने का जो सूत्र होगा वो आपका होगा जी एम यानी द्रव्यमान हो जाएगा और डी यानी दूरी स्क्वायर हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से दूर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रणोद है, जिसे इंग्लिश में थ्रस्ट बोलेंगे। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु के सतह पर लंबवत परपेंडिकुलर कार्य करता है, इसे प्रणोद कहा जाता है। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का बल है। चलिए अब देखिए ये क्या है, एक वस्तु की सतह है। ये क्या है, एक वस्तु की सतह है। मान लीजिए इस वस्तु पे कोई ऐसे बल लग रहा है, कोई इस तरीके से बल लग रहा है, कोई इस तरीके से बल लग रहा है। लेकिन जब इस वस्तु की सतह पर सीधे सीधे बल लगे, लंबवत बल लगे, किसी वस्तु के सतह पर जब लंबवत परपेंडिकुलर बल लगता है तो 90 डिग्री के एंगल पे बल लगता है, तो इस बल को थ्रस्ट बोला जाता है या प्रणोद बोला जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, दाब है। क्या है, दाब, प्रेशर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के जो सतह होगी उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद होता है, यानी लगने वाला जो लंबवत बल होता है, उसी को दाब कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करना है कि किसी वस्तु के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल या फिर प्रणोद, उसको दाब कहते हैं। और दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और दाब का जो सूत्र होता है, दाब को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटा आयतन होता है। क्या होता है, बल बटा आयतन। और बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है और आयतन का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो एसआई मात्रक है पास्कल है। पास्कल एसआई मात्रक इसलिए है, इसे कभी कभी PA भी करके लिख देते हैं, क्योंकि पास्कल महोदय ने दाब के ऊपर काफ़ी कार्य किया था और दाब के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, सामने लाई थी। यहाँ यह बराबर लंबवत बल है और ये बराबर क्षेत्रफल यानी एरिया है। ठीक, तो ये दाब की बातें हो गई। दाब को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, ये भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे। दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। क्या है, दो कारक हैं। देखिए, अगर बल ज़्यादा लगेगा तो दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर बल कम लगेगा, अगर बल कम लगेगा तो दाब भी कम होगा। तो आप बोल सकते हैं कि दाब समानुपाती बल होता है, यानी बल के मान पे निर्भर करता है दाब का मान। अब यहाँ पे देखिए, सतह का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है दाब को। जो दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, वस्तु के क्षेत्रफल के। ठीक, देखिए, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल यदि कम होगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। उल्टा है, ठीक ना यहाँ पे। इसीलिए आप एक उदाहरण भी यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा हमें दी जाने वाली जो इंजेक्शन होती है उसका क्षेत्रफल बड़ी कम होता है। उसका जो क्षेत्रफल होता है, सुई देखे होंगे इस प्रकार की होती है, तो उसका क्षेत्रफल बड़ी कम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेशर लग पाता है और हमारे अंदर जो भी मतलब दवाई को प्रवेश कराना है, केमिकल को, वो करा दिया जाता है। ठीक ना, तो इसका आयतन बहुत कम होता है, इसीलिए सुई के पास क्या होता है, दाब अधिक होता है। अधिक प्रेशर से हमारे शरीर में कोई चीज़ों को इनकलकेट कर दिया जाता है। अब यहीं पे एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो ऊँट का पैर होता है उसका क्षेत्रफल देखिएगा, ऊँट के पैर का, ऊँट का पैर जो होता है बड़ी चौड़ा होता है, इसलिए चूँकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है और इसीलिए वो रेत पे नहीं धंसता है, तो उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊँट के पैर का दाब कम रहता है, इसलिए वो रेत पे धंसता नहीं है और रेत पे आसानी से चल लेता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तरल, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्लूइड। तरल क्या है, बहुत ही आसान
आसानी से इसको हम समझ सकते हैं कि तरल क्या है। हर वो चीज़ जो बह सकती है उसे तरल बोलते हैं। तो सभी द्रव जो लिक्विड होती हैं और सभी गैसें क्या कहलाती हैं, तरल कहलाती हैं। और ये सभी दिशाओं में दाब लगाती हैं, सभी दिशाओं में दाब लगाती हैं। आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक पहाड़ है। ये क्या है, हमारे पास एक पहाड़ है और इस पहाड़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है वो बह रहा है। तो पानी क्या है, तरल है, क्योंकि इसके पास बहने का गुण पाया जाता है। किस चीज़ का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वायु है, हवा है, और हवा भी क्या होता है, सभी दिशाओं में बहता रहता है। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है उसको हम तरल बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्प्लावन, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे बायंसी। उत्प्लावन एक प्रकार का बल है जिसे कि हम बायंसी बल बोल सकते हैं। चलिए, आप इसको कैसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप बचपन में एक काम किए होंगे कि एक बाल्टी है और बाल्टी में क्या है, पानी भी भरा हुआ है। बाल्टी में आप देख पा रहे हैं कि पानी भी भरा हुआ है और इस बाल्टी में जब भी आप कोई मग्गा या लोटा डुबाते होंगे तो वो भुड़ुक से करके ऊपर आ जाता होगा, भुड़ुक से करके ऊपर आ जाता होगा। आप बाल्टी में पानी अगर नहीं भी किए हैं तो एक बाल्टी में पानी भर लीजिएगा और उसमें एक जग डुबाइएगा, वो भुड़ुक से करके ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है और वस्तु नीचे की ओर बल लगाती है। और चूंकि तो जो पानी द्वारा यहाँ पे ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं। चलिए, इसका परिभाषा देखिए तो और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जब किसी वस्तु को तरल में डुबाई जाती है, तरल यानी पानी में डुबाया जाता है, तो वस्तु का जो भार है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, वस्तु को नीचे की ओर ढकेलता है और जो तरल है, जो हमारी पानी है, उस वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलती है। तो जो पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसी को उत्प्लावन बल बोला जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं इस बल के, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये एक बाल्टी है और इसमें भी मान लीजिए कि पानी है और इसमें हमने एक गेंद डाला, इसमें हमने एक गेंद डाला तो ये गेंद डूब जाएगी या ऊपर आ जाएगी, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो देखिए, अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, जो बायंसी फोर्स है वो ज़्यादा होगा तो वस्तु ऊपर आ जाएगी। अगर जो उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी। और ये जो उत्प्लावन बल है आपका, ये किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। जो वस्तु के द्वारा नीचे की ओर बल लग रहा है और जो पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लग रहा है, ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो वस्तु तैरने लगेगी। और इसी सिद्धांत पे आप आगे जाके देखेंगे कि जो जहाज वगैरह का निर्माण हुआ है इसी सिद्धांत पर हुआ है। चलिए, इसके साथ हम एक चीज़ और यहाँ पे देख पाते हैं कि जो उत्प्लावन बल होता है वो सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिणाम द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है कि द्रव की डेंसिटी क्या है। अगर उसकी डेंसिटी अधिक होगी तो बल अधिक लगेगा, डेंसिटी कम होगी तो बल कम लगेगा। चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी से समझ हो जाए। यहाँ पे 3 स्थितियाँ हैं और 3 चित्र हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं ध्यान से। और इन 3 चित्रों के माध्यम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हम बिल्कुल समझेंगे। सबसे पहले हम चित्र ए पर आते हैं। किस पे, चित्र ए पे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बाल्टी है और इस बाल्टी में एक गेंद है, इस बाल्टी में एक गेंद है। तो इस गेंद के द्वारा एक बल नीचे की ओर लग रहा होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, जिससे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे या फिर भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। चलिए, अब इसके अलावा पानी जो है, पानी ऊपर की ओर बल लगा रही होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, बायंसी फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे स्थिति क्या है कि ये जो बायंसी फोर्स है ये कम पड़ जा रहा है, किससे, वस्तु के वेट से। वस्तु का जो वेट है वो ज़्यादा है,
इसलिए वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पे उत्प्लावन बल कम है वस्तु के वेट से, इसलिए वस्तु डूब जा रही है। अब दूसरी स्थिति पे हम आ जाते हैं। जो दूसरी स्थिति है यहाँ पे क्या है, ये जो गेंद है आप देख सकते हैं कि ये पानी के ऊपर आ गई है। क्या है, पानी के ऊपर आ गई है। तो ये ऊपर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे जो बायंसी फोर्स है, जो उत्प्लावन बल है, वो अधिक है। किससे? वस्तु के वेट से। वस्तु जो है आपकी, जो गेंद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नीचे की ओर एक बल लग रहा है जो पृथ्वी लगा रही है, नीचे की ओर उसको खींच रही है। लेकिन पानी भी इसको ऊपर की ओर बल लगा रही है। तो पानी के द्वारा जो बल ऊपर की ओर लग रहा है वो ज़्यादा है वेट की तुलना में, इसलिए वस्तु ऊपर है। यहाँ पे जो तीसरी स्थिति है आप देख सकते हैं कि वस्तु पानी में तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका उत्प्लावन बल है और जो वस्तु का भार है दोनों ही बराबर है। इस अवस्था में वस्तु तैरती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जो उत्प्लावन बल के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जब बर्फ को पानी में डुबाया जाता है तो अधिकांशतः उसमें वो तैरती है, पानी में तैरती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल होता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार के बराबर होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज जो थे वो एक राजघराने के वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल यानी पानी में, लिक्विड में, हर वह चीज़ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है, तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। और ये जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल का अनुभव करती है, यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। देखिए, यानी जो वस्तु है वो नीचे की ओर एक बल लगा रही होती है, यानी पृथ्वी के द्वारा जो उस पर बल लगता है, नीचे केंद्र की तरफ जो पृथ्वी उसको खींचती है वो, यानी वस्तु का जो भार है, और जो पानी है वो ऊपर की ओर बल लगाती है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर होते हैं, यही चीज़ को आर्किमिडीज अपने सिद्धांत में बताए हैं। अब इसका उपयोग करके, इस सिद्धांत का उपयोग करके हम पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर पाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। और इसी सिद्धांत का उपयोग करके जो जलयान, नाव, पनडुब्बियों का डिजाइन बनाया गया है ताकि वो जल में तैर सकें, तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके बनाया गया है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो दुग्ध मापी यंत्र होता है जिससे कि डेंसिटी मापते हैं, हाइड्रोमीटर जो होता है, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही आधारित है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद चूंकि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो घनत्व पे ही आधारित है। किस पे आधारित है? घनत्व पे ही आधारित है। ठीक, घनत्व पे ही आधारित है। तो हम घनत्व के बारे में भी पढ़ेंगे कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व का परिभाषा आगे आप देख लीजिए। किसी पदार्थ का एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगर पदार्थ का द्रव्यमान यम है व आयतन भी है तो घनत्व क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है डेंसिटी निकालने के लिए, और इसका मात्रक हो जाएगा kg/मीटर क्यूब। और जो घनत्व है इसको रॉ से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं इसको डी से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र है यम बटा भी होता है। यहाँ पे जो यम होता है वो समानुपाती होता है रा के, और जो भी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है रा के। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो अधिक है तो आपका डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो भी अधिक होगा। और अगर वस्तु का आयतन भी अगर अधिक है तो वस्तु का घनत्व कम होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो एक कील होती है, बिरंची जिसको बोलते हैं, उसका घनत्व, द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है, वो पानी में डूब जाती है। लेकिन वही जो जहाज होता है उसका लोहा जो खोखला होता है, उसका जो आयतन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है और वो पानी में तैरती है। ये चीज़ आप देखे होंगे। चलिए, आज का जो अंतिम
टॉपिक है वो क्या है, आपेक्षिक घनत्व, जिसे कि हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं। जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। दूसरी वस्तुओं के घनत्व की तुलना जब हम पानी के सापेक्ष करते हैं, यानी पानी के तुलना में करते हैं, तो उसी को आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। यानी किसी वस्तु का घनत्व जब हम पानी के सापेक्ष पता करते हैं, पानी के तुलना में, तो फिर उस घनत्व को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। और पानी से ही तुलना हम किसी वस्तु के घनत्व का क्यों करते हैं, क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए। ठीक, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। परिभाषा अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए, उसका द्रव्यमान आपको 1 kg मिलेगा। तो इस तरीके से मित्रों हमने गुरुत्वीय बल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय ये नोट्स से और इम्पॉर्टेंट PYQ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आएगा, जब एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, तो उसकी सूचना भी आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युतीय बल क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और UP DLED फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिकाएं हैं, उनके पास इस क्लास का लिंक शेयर भी कर दीजिएगा।